नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात 1947 के विभाजन की यादों की, बात विभाजन विभीषिका की, पड़ोसी देशों के हालात की और पाकिस्तान के अस्तित्व के खत्म होने की, साथ ही कांग्रेस पर सीएम योगी के निशाने की भी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जहां देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई, तो बंटवारे की यादों पर सियासी संग्राम भी देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर पड़ोसी देश और कांग्रेस रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में देश का बंटवारा होने दिया और पाकिस्तान के रूप में एक नासूर देश को दे दिया। योगी ने कहा कि भविष्य में या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश के हालात का भी जिक्र किया। विपक्ष से सवाल पूछा कि जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वे आज कहां हैं, जब बांग्लादेश में करोड़ों अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तब वे सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में अपना मुंह नहीं खोल रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश को दांव पर लगा दिया। जब भी इनके हाथ में सत्ता आई, इन लोगों ने देश की कीमत पर राजनीति की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र जो हजारों साल तक भारत रहा, विदेशी आक्रांताओं को झेला, अंग्रेजों का गुलाम बनाकर फिर आजादी की लड़ाई को लड़कर विदेशी हुकूमत से स्वतंत्र हुआ, लेकिन आजादी मिलते ही उस सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी झेलना पड़ा। तो अब बंटवारे की यादों पर सियासी संग्राम है, विभाजन विभीषिका की यादों का बहाना है और निशाने पर है कांग्रेस। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन वो राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता के कारण प्रभावित और पीड़ित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पद यात्रा निकली। विभाजन विभीषिका की यादों पर बात करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और पाकिस्तान को निशाने पर लिया। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो किसी युग में नहीं हुआ वो कांग्रेस की सत्ता के लालच हुआ और स्वतंत्र भारत को ऐसा नासूर दे दिया जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहा है। योगी ने कहा वो इतिहास का काला दिन था। दुनिया का एक सनातन राष्ट्र जो हजारों सालों तक एक भारत रहा हो, वो भारत पहले गुलाम बनाया गया। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की परंपराओं की संस्कृति को रौंदा। फिर जो काम इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वो काम सत्ता लोलुप कांग्रेस ने विभाजन की त्रासदी के रूप में किया। उन्होंने कहा कि तब राजनीतिक नेतृत्व ने अगर दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को बांट नहीं सकती थी। इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। सीएम योगी ने कहा कि 1947 के पहले महर्षि अरविंद ने उद्घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त होगा। आध्यात्मिक जगत में जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसे नष्ट ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में आज अस्मिता बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। दुनिया और भारत के कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह आज भी सिले हैं। इन्हें वोट बैंक की चिंता है। इनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। मानवता की रक्षा के लिए उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी,
विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। योगी आदित्यनाथ जी पहले ये बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक रूप से जो मदद करती है आरएसएस, उसका क्या योगदान आजादी में रहा है? आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की मदद की। तो मैं कहना चाहता हूं, अब योगी आदित्यनाथ जी ओछी राजनीति किस पे कर रहे हैं? अभी तो आपको 33 सीटों पर रोका, आने वाले 27 में आपकी सरकार बदल के रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया। तब से लगातार 14 अगस्त को देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी के निशाने पर कांग्रेस और पड़ोसी देश पाकिस्तान रहा, उसने भारत के बुलंद हौसलों की तस्वीर फिर दुनिया के सामने रखी है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए तो देखिए, विभाजन विभीषिका की यादों को याद तो किया आपने, अब उसको बहाना भी कह रहे हैं। खैर, जिन लोगों की जान गई इस दौरान, उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात हुई और मुझे लगता है देना भी चाहिए, तमाम बातें वो आई सामने। लेकिन जो बात अब विभाजन की निकली, उसका जिम्मेदार कौन था? कांग्रेस उसकी जिम्मेदार थी तो कितनी जिम्मेदार थी? उसके बाद क्या क्या हुआ? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी हैं, वो भी उसका एक कारण और उसका एक हिस्सा हो सकता है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या हो सकता है वर्तमान में? देखिए, बहुत पुराने हम जाएंगे चीजों में, और 1947 का जो जिक्र हो रहा है और अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं उस विभाजन के दौरान से, तब की चीजों में, आज की चीजों में, जब विभाजन हुआ उसके बाद, और अभी वर्तमान में जो चीजें आ रही हैं, जिसे आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया था कि 14 अगस्त को इस तरीके से इस दिवस को मनाया जाएगा, तो उसकी स्मृति है, इसलिए ये तमाम बातें निकली हैं मुख्य रूप से। लेकिन जिम्मेदार कौन है? और आज जो स्थितियां परिस्थितियां, यदि बांग्लादेश को जोड़ा जा रहा है, भाई कितने हिस्से हुए थे आप ये भी तो देखिए। यदि सबसे पहले पाकिस्तान हुआ, उसके बाद बांग्लादेश हुआ, उसके बाद वो पूर्वी पाकिस्तान की तरह हुआ, तीसरे नंबर पर तो श्रीलंका भी नाम था जब ये तमाम चीजें हुई। तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं जिसको आज समझने की जरूरत है। इस चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में दिनेश उपाध्याय, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ वीडियो में। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज बहुत ब्रेक हो करके आ रही है, राखी जी थोड़ा इसका सर ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, उसको हम बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट यदि मेरा प्रश्न सुन पाए तो बहुत एक छोटा सा सवाल है। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, देखिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन्हें श्रद्धांजलि दी है, इस दिन को याद किया गया। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि भाई विभाजन विभीषिका एक स्मृति के रूप में इसको याद किया जाएगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज वो यादें भी ताजा हो रही हैं। मुझे लगता है वो यादें आएंगी 1947 की, जब विभाजन हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद स्थितियां कितनी बदली हैं। और आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस है उसके लिए जिम्मेदार, तो पहले बताइए क्यों और कैसे? में भी देश के नागरिकों को सही इतिहास इस देश का नहीं बताया गया। ये क्यों भूलते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ही ह्यूम ने किस लिए की थी? एक सेफ्टी वॉल्व के लिए की थी। उसने अपने खुद के कथन में लिखा हुआ है कि जो विद्रोह 1800 उसको डाइल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए, वापस फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और अंग्रेजों का शासन निर्बाध रूप से चलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना आवश्यक है। और यही वजह है कि कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखिएगा तो 1947 के पहले तक जितने भी वो आंदोलन है, चाहे वो क्रांतिकारियों के हो, मजदूरों के हो, या किसी भी माध्यम से अगर कहीं भी आंदोलन हुआ है तो उसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी दिखती है। चाहे वो आईएनए ही क्यों ना हो सुभाष चंद्र बोस की, इस देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी एक बाधक के रूप में सदैव खड़ी रही। और जिस समय ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिस समय डोमिनियन स्टेट बना,
नेहरू जी उसको एक ब्रिटिशर्स राज की तरह ही चलाते रहे 1948 तक, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 55-60 साल तक जो शासन किया इस देश में, इस देश के इतिहास को भुला देने का, एक प्रकार से घुट्टी पिला देने का, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल की घुट्टी पिलाने का एक प्रकार से कारोबार चलाया इस देश में, ताकि देश की जनता को सच्चाई पता ही न चल सके। क्योंकि 20 से 30 लाख 40 लाख लोग विभाजन की त्रासदी में काट दिए गए, मार दिए गए, अपने घरों से रातों रात बेघर हो गए। इसी देश के अंदर अपने ही घरों में वो दूसरे देश के नागरिक हो गए, उनको पता ही नहीं चला। इस प्रकार के पाप, इस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस के खाते में है। इस इतिहास को जानना देश के लिए बहुत जरूरी है और हम अंग्रेजों के उस षड्यंत्र को भी नहीं भूल सकते, सर सैयद खान के उस षड्यंत्र को भी नहीं भूल सकते, जिसकी त्रासदी आज तक भारत का जनमानस झेल रहा है। और कहीं ना कहीं जब तक हम अपने इतिहास को याद नहीं करेंगे तब तक हम अपने वर्तमान को सही नहीं कर सकते, करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते, क्योंकि इतिहास सदैव वर्तमान में लयमान रहता है। इसको नहीं भूलना चाहिए और उस पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी आज तक करती हुई चली आ रही है। और आज भी कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, और वो आज भी संचालित हो रही है किससे? सोरोस जैसे लोगों से। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर राज किया और कांग्रेसी जो है राज करते हुए डिवाइड करते गए इस देश को, भारत के जनमानस को, और आज भी डिवाइड की ही पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सोरोस के उस विचारधारा को ही भारत में आगे बढ़ा रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो इस देश को भारत का इतिहास बताना और किस तरह से हमारे लोगों ने, निर्दोष लोगों ने, इनोसेंट बच्चों ने, लाखों बहन बेटियों ने अपना शील, किस तरीके से उनका बलात्कार किया गया, यातनाएं दी गई, न जाने कितने अनगिनत इस तरह की त्रासदी की कहानियां हैं जिसको दबा दिया गया इतिहास के पन्नों में। इसलिए हमें याद करना बहुत आवश्यक है। और वो इसलिए भी, आप देखिए, थोड़ा 10 सेकंड हमको और दीजिएगा। ग्रेट डिप्रेशन के नाम पर चीन आज तक रोता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ और उसके लिए प्रिविलेज मांगता है वो दुनिया के ताकतवर देशों से। 6 मिलियन ज्यूज का जेनोसाइड हुआ, उसके लिए अलग देश का उनका मांग पूरा किया गया। लेकिन भारत के अंदर में इतने जेनोसाइड हुए, इतनी हत्याएं हुई, इतने जनसंहार हुए, लेकिन उसको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। इसलिए अब 2014 से जो भारत उठ खड़ा हुआ है वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इतिहास के इन पापों को उजागर करने का कालखंड है। इसलिए हम उसको मनाते हैं और उनको याद करते हैं जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया, जो इन धूल में मिल गए, पता ही नहीं चला। इसलिए हम उन्हें भुला नहीं सकते। आज का दिन उनको समर्पित करते हैं और सिर्फ याद ही क्यों करें, हम याद करके भविष्य की योजना को भी तय करें कि हमको किधर जाना है। अखंड भारत के सपने को साकार करना है, क्योंकि ये देश अगर जिंदा है तो मानवता जिंदा है। और इस देश को खत्म करने का, बल्कनाइज करने का 566 रियासतों में अंग्रेजों ने तोड़ दिया था इस देश को, उसी तरह से तोड़ने की साजिश कांग्रेस पार्टी चल रही है इस देश में। उस षड्यंत्र को दुनिया को बताने का, देश की जनता को बताने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है और हम ये बताते रहेंगे। और हिंदू मुसलमान में जो बांटने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से करती चली आ रही है। ठीक है गौरव जी, मैं रोकूंगी सर, काफी टाइम दिया है। और मुख्य रूप से जो एक बात है वो मैं कह दूं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रही हूं, 1947 में विभाजन क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था, ये इस चर्चा का मुख्य रूप से पहलू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब विभाजन की तमाम बातें आई उसी पर यह पूरी चर्चा निर्धारित है। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी पहुंच रही। राजेश जी, देखिए, विभाजन को मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक तनाव का एक परिणाम था, जिसके बाद मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी। ये बहुत सारी चीजें बहुत जगह इंडिकेट करती हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन क्या था, महात्मा गांधी की कितना इन्वॉल्वमेंट था, कांग्रेस का कितना इन्वॉल्वमेंट था, ये सारी चीजें सबको मालूम है। लेकिन पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो सिर्फ कांग्रेस पर ही फोड़ा जा रहा है इस वक्त, कि आप लोगों की वजह से ही ये परिस्थितियां बनी थी। देखिए राखी जी, ठीकरा फोड़ना, स्वांग करना अलग विषय है। देश को बनाना, देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए कुर्बानी देना और तात्कालिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, ये एक मजबूत नेतृत्व और बलिदानी दस्ते में ही ताकत होती है। ये जिस तरह से विभाजनकारी विभीषिका की ये बात कर रहे हैं, विभाजनकारी विभीषिका के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार है तो पूरी दुनिया
व्यक्ति है और देश के सभी लोग जानते हैं, देश के सारे इतिहासकारों ने इन बातों को उद्धृत किया है और सभी देशवासी जानते हैं कि इस विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत और उनके हाथों में खेलने वाली तत्कालीन हिंदू महासभा और सत्ता लोलुप जो ये क्या नाम है इनका, मुस्लिम लीग पार्टी थी। ये तीन ही इस विभाजनकारी विभीषिका के महत्वपूर्ण जिम्मेदार अंग हैं। इनको भारत की विशालता, भारत की एकता, भारत का में अनेकता में एकता और इसकी विशालता को तोड़ना था। यह अंग्रेजी हुकूमत को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने किया। और आप देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि भारत के विभाजन के उद्देश्य से अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बुलाया गया, तो अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ने उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अगर किसी ने भाग लिया था तो हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बड़े बेबाकी से उस समय महात्मा गांधी वहां उपस्थित नहीं थे। बेबाकी से तत्कालीन ब्रिटानिया हुकूमत के सामने इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि हमारे हिंदुओं के जो है भाग को अलग कर दिया जाए और मुसलमानों की आबादी के अनुसार अलग कर दिया जाए और दो देश बना दिया जाए। उस समय तत्कालीन रूप से उदीयमान एक दलित चिंतक के रूप में एक नेता उभरे थे जिनका नाम आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर था। वो भी बी.आर. अंबेडकर भी उस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमें पहले अछूतिस्तान दे दिया जाए। हमको न ये छूते हैं, न हमें अपने मुख्य धारा में मानते हैं, न ये मानते हैं। इस बात को रखते हुए उन्होंने तत्कालीन ब्रिटानिया हुकूमत से कहा कि पहले हमारी जो 21% आबादी है, एक अछूतिस्तान बना दिया जाए, जो हिस्सा बचे वो हिंदू को दिया जाए और जो बचे वो मुसलमान को दिया जाए। उस समय की हुकूमत ने कहा कि गांधी इज इंडिया, इंडिया इज गांधी। बिना गांधी के उपस्थिति में किसी भी प्रस्ताव के निर्णय पर पहुंचना मुश्किल है और इन लोगों से कोई बात नहीं की जाएगी। वो जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेलोवर रहा। ये इतिहास के उन पन्नों पर दर्ज है जो पन्ने जो है ये गुहार करते हैं कि गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश को आजादी मिली। महात्मा गांधी जी ने तो खैर इसके खिलाफ वकालत की थी, ये तो पता है, ये बहुत अच्छे से मालूम है, पता है, आप जानती हैं। अब ये 78 वर्षों तक बैठे रहे। इनको एन केन प्रकरण, अब न मंदिर मुद्दा इनके पास रहा, न हिंदू मुसलमान करने का कोई मुद्दा रहा। तो जिस खुरापात के और जिस समस्या के ये जनक हैं, ये जिस अंग्रेजों की चाटुकारिता करके इस विभीषिका को अंजाम दिया, विभाजनकारी विभीषिका को, आज इनको ये लगता है कि आज का युवा पढ़ा लिखा नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो फर्जीफिकेशन ये पाठ्यक्रम चला देंगे, आज का युवा पढ़ लेगा, ये गलतफहमी में है। भारतीय युवा समाज जो है, भारतीय छात्र आज भी दुनिया के युवाओं के मुकाबले ज्यादा जागरूक है। दुनिया के युवाओं के मुकाबले भारतीय छात्र जो है ज्यादा पढ़ने लिखने में जो है कुशाग्र है। हाँ, चंद इनके भक्त हो सकते हैं जिनको ये अपने पाठशालाओं में ले जा करके ब्रेन वॉश करके उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, तो ठीक है। ये सदियों से रहा है कि हर तरह के, जब हम देवासुर संग्राम को अपने जो है आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं और देवासुर संग्राम को देखते हैं, उस समय भी असुरों की भी प्रवृत्तियां रही और देवों की भी प्रवृत्तियां रही। देवों की प्रवृत्तियां उसे मानी जाए। राखी जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी से। जिस पूर्वी पाकिस्तान को सन 1971 में आयरन लेडी, जिसको कि इनके नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस नेत्री को दुर्गा स्वरूपा कहा था, ऐसी श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान में मानवता के लिए, पूर्वी पाकिस्तान की तानाशाही सरकार मानवता के लिए कलंक साबित हो रही थी, मानवीय मूल्यों को जो है कुचल रही थी और वहां जो है अल्पसंख्यकों को जो है दोयम तेयम दर्जे का नागरिक मानते हुए उनके, हम खास तौर से खुलेआम कहना चाहते हैं, हम हिंदुओं को वहां अपमानित किया जा रहा था। और वो मुस्लिम समाज के लोग जो कि
सेकुलर थे और जो है सभी के साथ रहना चाहते थे, उनके साथ भी अन्याय हो रहा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में एक आयरन लेडी के रूप में और पाकिस्तान के साथ खड़े उस साम्राज्यवादी और साम्यवादी और सैनिक ताकतों से परिपूर्ण अमेरिका की परवाह किए बिना, उसके सातवें बेड़ा का परवाह किए ठीक बिना है, चलिए राजेश जी, ये सभी जान रहे। देखिए एक छोटा सा पॉइंट था कि आखिरकार कौन कितना जिम्मेदार। आज जमहूरियत वहां खतरे में है। सर अभी बहुत सारे मेहमान हैं, आप ऐसे बोलते रहेंगे तो हम 47 को डिस्कशन करते रहेंगे। और ये छोटी नकली छोटी हिंदुओं प्रतिक्रिया के सबकी एक बार आ जाए, उसके बाद मैं इनके भरपूर पास समय दूंगी, प्लीज। हिंदू का मत कहने की बस हैसियत ठीक नहीं है है। राजेश जी एक मिनट, अभी तो और भी आरोप लगे, उसका भी तो जवाब देंगे आप, रुकिए एक मिनट। दिनेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? ये जो है दिनेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं है जी। सरोज सर्टिफिकेट देता है कांग्रेस को, चिंता मत करिए। चलिए दिनेश जी जनता मेरी जान आवाज गई। नहीं सुन पा रहे हैं। मोहम्मद कौसर हसन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मोहम्मद कौसर हसन जी, बहुत सारी बात देखिए यहाँ निकल कर आई है। मैं पहले 47 से ही शुरू करूंगी क्योंकि चर्चा का मूल रूप ये है, भाई विभाजन विभीषिका कहां से आई, क्यों आज उसकी याद मना रहे हैं, क्यों वो तमाम चीजें हैं। मुख्य रूप से जो स्थितियां परिस्थितियां बनी थी, अलग राज्य की मांग हुई थी, उस वक्त पे ब्रिटिश हुकूमत का जहां तक जिक्र है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मुस्लिम लीग भी एक फैक्टर था, ये एक मांग वहां से आई थी, लगातार जो तनाव की स्थितियां बन रही थी, जिसके बाद ये हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ होगा। सब लोग शुरू से जो इस पूरे मामले में आए हैं, राजनीतिक रूप से अपना फायदा देखते आए हैं। लेकिन आज इस चीज को उठाना और उस चीज पे जो बात हो रही है, क्या आप भी मानते हैं कि मुख्य रूप से आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी जिम्मेदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। और मैं अजमल सुल्तानपुरी साहब के हिंदू महासभा की जिम्मेदार की बात शुरू करूंगा। मुस्लिम लीग अजमल की साहब ने सदस्यता काफी हिंदू महासभा सालों पहले एक शेर कहा था कि मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स और इतिहास दोनों का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी बात कहूँ वो तथ्यों के साथ और सत्यता के साथ कहूँ, क्योंकि हमको हमारी कम्युनिटी भी फॉलो करती है और सूफी समाज को भी रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, इसलिए सारी बातें सत्यता के आधार पर होनी चाहिए। देखिए 1921 से लेकर के 1930 तक देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति हुई, हिंदू मुसलमानों में जो विखंडन पैदा किया गया, कहीं पैगंबर साहब के अपमान के लिए किताबें लिखी गई तो कहीं हिंदू मंदिरों के सामने मतलब जो है वो मांस को फेंक करके या वो सारी चीजें, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, मैं अपने घर की किताब से नहीं कह रहा हूँ। इस तरीके से पूरे देश का वातावरण बनाया गया और ऐसा वातावरण बनाया गया कि 1921 से लेकर 1930 तक देश में जैसे सांप्रदायिक दंगे हुए थे वैसे कभी नहीं हुए। वो डायरेक्ट एक्शन को छोड़ करके 1947 में जो हुआ था, ऐसे दंगे कभी नहीं हुए थे। 1930 में ही इलाहाबाद में मुस्लिम लीग ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में उन्होंने मसवदा ये पारित किया कि नॉर्थ वेस्ट के जो प्रांत हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है और अनडिवाइडेड पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह जो है, इन इलाकों को मिलाकर के एक मुस्लिम रियासत बनाई जाए जो सारे हिंदुस्तान के हिस्से के मुसलमानों की फलाह और बहबूद पर अपना कार्य करे और बाकी मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए उनका एजेंडा जो था वो खिलाफत की थ्योरी से मिलता था। इसी थ्योरी के तहत ये सारी चीजें प्लानिंग में आई और 1942 के बाद के भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरीके से जो राष्ट्र की मेल लीडरशिप थी, वो लीडरशिप जिसकी क़यादत मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों की थी, वो सारे लोग जेलों में चले गए। 1942 से लेकर के 1945 तक पूरी तरीके से मुस्लिम लीग और जितनी भी विखंडनकारी शक्तियां हों उनको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और 3-4 सालों में उन्होंने इतनी अधिक गहरी जड़ें कर ली कि वो जब उन्होंने अलग पाकिस्तान की बात, जिन्ना ने जब अलग पाकिस्तान की बात की तो उसका बड़ा उसको सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीज नफरत के बोए थे, उस नफरत के बीज इतने परवान चढ़े
कि डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटनाएं हुई, जिसके कारण तत्कालीन परिस्थितियां जो हुई, उन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। ये नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं जोर देना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता का जो बुखार था, सांप्रदायिकता की जो नफरत थी, वो तो उसी दिन उतर गई थी 1 साल के अंदर, जब जिन्ना दौरा करने के लिए ढाका गया हुआ था। और ढाका में जब उसने ऐलान किया था कि जो है पाकिस्तान जो है उसकी राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो बंगाल के लोगों ने जो उस वक्त का जो है वो पूर्वी बंगाल था, जो बांग्लादेश है, बंगाल के लोगों ने वहां पर जिन्ना को काले झंडे दिखाए थे। जिन्ना की जो मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, जो मजहब के इस्लाम शरीयत के और इस्लाम के नाम पर बना, उसकी तो चूल्हे उसी दिन हिल गई थी जब जिन्ना को काले झंडे दिखाए गए थे। और 1971 कौसर हसन जी, अभी वर्तमान में बांग्लादेश पर क्या बोलेंगे? अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये उसी की बानगी है जो आज हम देख रहे हैं, ऐसा कहा योगी आदित्यनाथ ने। मैं उसी पर आ रहा था राखी जी, मैं उसी पे आ रहा था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसको भांप लिया था हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने 1971 में ही। और क्योंकि उन्होंने, पाकिस्तान ने 47 में हमला किया और 65 में हमला किया, उसके बाद वो 71 की जंग की, तो दोनों मोर्चों से हमारा देश जो है वो घिर जाता था। तो उस वक्त की हमारी जो लीडरशिप थी, मैं किसी पार्टी का न विरोध करता हूं न समर्थन करता हूं, हमारी लीडरशिप थी, हमारे देश की लीडरशिप थी, भारत की लीडरशिप थी, उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बांग्लादेश को अलग करवाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 50 साल तक हम कम से कम एक पूर्वी मोर्चे से मतलब जो है वहां की अराजकता से बचे रहे। आज फिर उसी तरीके की हालात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए वहां पर शांति व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे देश का इसमें भविष्य सुरक्षित रहे। सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 47 में भी वही तनाव था, आज भी वही तनाव हो रहा है 2024 में। बांग्लादेश से जो परिस्थितियां हुई उसको भी एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जो चीजें वहां से निकल कर आ रही हैं, जो हिंसा निकल कर आ रही है, जो प्रताड़ना दी जा रही है, क्या वो सही है? उसको तो रोक ले पहले, उसको तो कंट्रोल खुद की समझ नहीं है क्या? ये चीजें शुरू से बनी हुई हैं जो लगातार आ रही हैं। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, सुधरेंगी, वो मानसिकता नहीं सुधरेगी, अपना अपना फायदे का कहते ना लोलुपता जिसको कहते, वो चीजें जब तक नहीं जाएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। खैर, दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है सर, प्लीज म्यूट है तो अनम्यूट कीजिएगा। देखो, अभी आई होगी आवाज। हाँ, अभी आ रही है दिनेश जी, और प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मेरे 2 मेहमान और बचे हैं। बहुत गंभीर बड़ा विषय है ये। बहुत छोटा सा सवाल आपसे कर रही हूं। पहली बात तो ये कि लगातार 1947 विभाजन विभीषिका की जो बात हो रही है, अभी इस पूरी रिपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से एक बात आई है और कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या कांग्रेस को इतना मुख्य रूप से आप दोषी मानते हैं इन तमाम चीजों के लिए, तो आरएसएस की कौन सी बड़ी भूमिका थी आजादी में? ये सवाल कांग्रेस के हैं सर। राखी जी, आज ये जो विषय है राष्ट्र का है, ये राजनीति का विषय नहीं है। सवाल राष्ट्र का है। 1943 के अंदर जब ये राष्ट्र आजाद हुआ तो अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी बने और राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप बने। फिर 1947 में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद कश्मीर के अलग प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के अलग प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के अलग प्रधानमंत्री, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवासा ये आजाद हुआ नहीं था। म्यांमार के अलग कंट्री बना। लेकिन उस दौरान ये तय हुआ था कि मुस्लिम लीग या उस दौरान के लोग ये चाहते थे कि हमें अलग एक इस्लामिक कंट्री चाहिए। अब इस्लामिक कंट्री के पक्ष में कौन लोग थे, ये बात समझ में सबके आती है। और ये भी तय हुआ था धर्म के आधार पे राष्ट्र का बंटवारा किया था, कोई विचार के आधार पे नहीं था, कोई राजनीति के आधार पे नहीं था, सिर्फ धर्म के आधार पे कि इस क्षेत्र के अंदर मुसलमान रहेगा, इस क्षेत्र के अंदर हिंदू रहेगा, ये लिखा गया था, ये तय हुआ था। लेकिन उस दौरान जो घटनाएं घटी, कुछ लोगों ने वो आज का जो दिवस है काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। विभाजन विभीषिका एक अभिशाप के रूप में जब तक ये पृथ्वी रहेगी ये चलती रहेगी, और उसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान शांत रहा, क्या बांग्लादेश शांत रहा? कहीं न कहीं हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि क्या विभाजन किसी समस्या का हल हो सकता है क्या?
महाभारत काल के दौरान भीष्म पिता ने भी ये बातें कही, बंटवारा किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। और आज तक उस दंश को यह राष्ट्र झेल रहा है। कश्मीर भी उसी का हिस्सा रहा। कश्मीर के 3-4 बार प्रधानमंत्री बने, शेख अब्दुल्ला जी रहे, फिर बख्शी जी रहे, फिर अब्दुल्ला जी रहे। और आज राष्ट्र को ये बात ही बतानी पड़ेगी कि कश्मीर के अंदर वैष्णो माता पे दर्शन करने के लिए हम लोग पासपोर्ट और वीजा लगा करके जाते थे। इसलिए इस देश के अंदर आज जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका यहाँ रहना ये तय नहीं था कि लोग सब पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन ये जो गलतियां हुई, चलो बंटवारा हुआ भी था, उसमें कोई दोषी था ये नहीं था, लेकिन जब बंटवारा हुआ था उसकी सत्यता के ऊपर टिकना चाहिए था। क्या उसकी सत्यता के ऊपर टिके? एक चीज कर भी दिया, करने के बाद उसको मान तो लो, वो भी नहीं माना। इसलिए इसके अंदर उस दौरान जो भी लोग सत्ता में थे, या अंग्रेज थे, या मुस्लिम लीग थी, या उस दौरान जिनकी चली, उन्होंने जो बंटवारा किया है उस दौरान की वो एक मजबूरी रही कि कुछ लोगों ने इतना एक अपना ईगो बना लिया कि नहीं, हम लोगों को अलग कंट्री चाहिए और यहाँ सिर्फ मुसलमान रहेंगे और वो इस्लामिक कंट्री होगा और भारत जो है ना वो सेकुलर होगा। इस तरह की जो स्थिति आई थी, और आज भी उस स्थिति को अगर हम देखें, बहुत ही बुरी हालत है। बांग्लादेश का आपने देखा ही है, और बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो सब पूरा देश देख ही रहा है। केरला के अंदर क्या होता आप देख ही रहे हैं। कश्मीर के अंदर सन 90 के दौरान जो ऐलान हुआ था, ठीक है दिनेश जी, बात तो वही हो गई ना कि विभाजन के बाद भी स्थितियां जस की तस हैं, समाधान निकला नहीं, समझ में आना, और सीधे के सीधे पूरा ठीक रहा। कांग्रेस पे फोड़ देना क्या उचित था? मैं तो उस बात पर थी, वो चर्चा का सार ही ये था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बोला पहले देश को तोड़ने बांटने का काम किया और अब जातियों को कर रहे हैं। कांग्रेस रही बंटवारे का सूत्रधार, और इन्होंने कश्मीर का जो दंश झेल रहे हैं। कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, नेहरू ने ही उस सेना को रोका था कि नहीं अब छोड़ दो, जो आज पीओके बना हुआ है। इसलिए कांग्रेस की गलतियां अब तक देश झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने स्वीकार करनी चाहिए। हम ठीक है, सबका अपना अपना मत हो सकता है, अपना अपना मत हो सकता है। वापस आऊंगी। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ दीपक जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो विभाजन की बात निकली, आप किसको मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं? बहुत संक्षेप में बताइएगा। और मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, अब जातियों को बांटने का काम कर रही है, तो मेरा एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है, हालांकि समय बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मैं पूछूंगी गौरव जी से बाद में इसका जवाब लूंगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहती हूँ, वर्तमान में क्या स्थितियां बहुत अच्छी हो गई? क्या बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही हैं वो जिम्मेदारी नहीं है सरकार, उसको ठीक कर लीजिए ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तमाम चीजें चल रही हैं, क्या सब कुछ दुरुस्त कर लिया आपने? वर्तमान में तो आप हैं, आप तो सारी चीजों को कर सकते हैं। मूल रूप से पूरा ठीकरा फोड़ देना कांग्रेस पर क्या सही होगा? ये राधे राधे, सबको कल 15 अगस्त की देश को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सारे पार्टी आपको देश अब राज्य में आता हूँ। पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है, जो आपने क्वेश्चन करा कि जो विभाजन हो। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब बोलिए। हेलो, जो विभाजन हुआ राखी जी, वो कुछ लोगों की अपनी पर्सनल सोच और फायदे की वजह से हुआ है। जहां तक इस बात को अगर हम पास्ट को समझें, वो विभाजन देश की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर देश की आजादी के मुहिम में जब हम लड़े तो हम सब एक होकर के गांधी जी के संग लड़े। कोई हिंदू मुस्लिम करके अलग नहीं लड़ा था। हमने बचपन में हमने भी एक ही बात सुनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और जब आजादी की लड़ाई हुई तो कोई ये कह के लड़ा था कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, नहीं लड़ा था। सब एक आवाज में लड़े, जब तो देश आजाद हुआ ब्रिटिश से। लेकिन आजाद होते होते हमने, हमारे ही उन लोगों में से जो नेता बनने की तरफ बढ़े, उन लोगों ने ये सोचा कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, हम देश के प्रधानमंत्री बने, तो वहां पे ये विभाजन हुआ, जहां तक पास्ट और हिस्ट्री बताती है। और उस विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ और हिंदुस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान में से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, क्योंकि बंगाल के लोगों की भाषा और सोच पाकिस्तानी भाषा और सोच से मैच नहीं खाई। तो उन्होंने उस चीज के लिए जब आवाज उठाई, एक विद्रोह करा पाकिस्तान में, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट करके एक अलग से देश बसा करके दिया। तो ये एक अच्छे पड़ोसी के नाते सपोर्ट करा गया। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा।
आज भी जो बांग्लादेश में हो रहा है वर्तमान में, उसको हमारी देश की सरकार को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, वहाँ इसमें मुद्दा दूसरा हो रहा है। वहाँ पे बांग्लादेश में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को काटा जा रहा है, जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, जो बाकी डिबेट से बोला जा रहा है, अगर उसे देखा जाए तो वो एज अ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, वो एक सोच के पीछे जो लोग थे, सपोज शेख हसीना जी की सोच के जो लोग थे, अगर शेख हसीना जी को वहां विद्रोह हुआ तो उनकी सोच के जो लोग हैं उनके ऊपर वो प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। वो इस बात से नहीं हो रही कि ये हिंदू है तो उसको मारो। इस बात को बहुत गहराई से समझना है और ये बिल्कुल ठीक बात है। आज हमारे देश की सरकार को पड़ोसी होने के नाते और बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना चाहिए और उन चीजों को समानता के लेवल पे लाना चाहिए। बांग्लादेश में खाली बांग्लादेशी थोड़ी है, मुसलमानी थोड़ी है, वहां तो बंगाल के लोग भी हैं, वहां तो वो भी लोग हैं जो हमारे कलकत्ता में उधर के लोग रहते हैं, वो भी तो बांग्लादेशी से कनेक्टेड ही है। तो हम कोई बाहर नहीं है, बांग्लादेश कोई बाहर नहीं है, ऐसी पाकिस्तान भी हमसे कोई बाहर नहीं है। लेकिन ये लोगों की खुद की विचारधारा और अपने खुद के छोटे छोटे फायदों के चक्कर में ये हिंदू मुस्लिम जातियों में बात करके ये सारा का सारा ध्रुवीकरण कर दिया गया और इससे ही ये सारी समस्याएं आ रही है। और जो हमारे देश का युवा है आज इस बात को समझता है। और अगर आप देखो तो युवा से अगर आज आप बात करोगे तो युवा को हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिंदू मुस्लिम को फर्क उन्हीं लोगों को पड़ रहा है जो उसी मानसिकता पे चल रहे हैं जो 1947 में लोगों की थी या 1971 में हुई या 94 में हुई। लेकिन 2024 में अगर आप युवाओं की बात करो तो युवाओं की सोच में हिंदू मुस्लिम नहीं है मेजोरिटी में, अगर इसको समझेंगे तो इससे हमें यही काम करना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बात वहीं से आएगी। 2-3 सवाल मेरे आपसे रहेंगे। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से बात यही होती है कि जिस विभाजन विभीषिका की याद को आज लाए हैं, जिन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन धीरे से उसमें सियासत भी आ गई। यानी इसीलिए वो एक टाइटल रखा है ना कि यादें बहाना कांग्रेस निशाना। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने ठीकरा फोड़ा। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि या तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या तो विलय हो जाएगा। तो क्या उस दिशा में कोई कदम उठा रही है सरकार? कैसे कर लेंगे आप? पहले ये तमाम चीजें नहीं हुई और इतना वक्त हो गया। आजादी आज की तो है नहीं कि 47 अभी 2 साल पहले ही चला गया हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वर्तमान में जो बांग्लादेश की स्थिति परिस्थितियां बनी हैं, क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? क्या वहां यदि इतनी बड़ी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पहल सरकार ने की है? पूरे सब्जेक्ट को यदि समझे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है विभाजन की विभीषिका का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से एक बड़ा काला अध्याय है। और हमको लगता है कि उस समय जिन लोगों ने इसका दंश झेला है वो आज की डेट में एक तरह से मान के चलिए कि वो पूरी चीज़ों को, यादों को तो ताज़ा ज़रूर करती है। और उस पर लेकर के अगर सरकार कोई इस तरह की बात करती है कि भाई उस पर उस त्रासदी को लेकर के आप विभीषिका दिवस मना रही है, तमाम चीज़ें, तो ठीक है, ये तो किसी दल का, किसी सत्ता पक्ष का एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन उस समय निश्चित रूप से ये स्थितियां जरूर बनी थी। हजारों लाखों लोगों के कत्लेआम हुए थे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नोआखाली में जब दंगा हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जी करीब 21 दिन उपवास पर है दंगा रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मानवता का सवाल है, निश्चित रूप से हमारा देश मानवता के लिए है और हमारी सोच भी वही है। शायद इसी वजह से आज हम सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे भाई भाई का जो हमारा नारा है, जो अनेकता में एकता का हमारा नारा है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति और जो हमारी सोसाइटी है उसकी परिकल्पना है। तो इसको पाकिस्तान से हम तुलना तो नहीं कर सकते हैं, जिनकी नींव ही इस तरह की पड़ी हुई है, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में जो नींव पड़ी है। आप वहाँ से जाइए 2021 के पहले 2018 वगैरह से, जब जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद 2021 में असहयोग आंदोलन हुआ। और इन सारी चीज़ों को देखिए तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था सबका कि इस देश से जो है अंग्रेज़ों को भगाया जाए और यहाँ पर जो है एक अमन चैन कायम हो। वो जो गुलामी से मुक्त होना चाहते थे, चाहे कोई भी रहे हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है या जिस तरह की है, हर लीडर, नो डाउट मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक कम्युनिटी विशेष के लीडर थे और उन्होंने इस तरह की परिकल्पना की होगी। जहाँ तक ये विभाजन का सवाल है और पूरे इतिहास देखिए, इतने कम समय में इस बात को या इस इतिहास को बताया नहीं जा सकता है मात्र चंद मिनटों में। बहुत बड़ी कहानी है और उस समय का जो इतिहास है उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़, जो 2-3 बातें आपने हमसे सवाल किया बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर के,
1971 में देखिए शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में जो जिस तरह से आंदोलन हुआ और वहाँ की जनता ने बगावत किया, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। और वहाँ पर भारत की जनता, भारतीय जो है सरकार, जो हमारे देश की सरकार उस समय तत्कालीन जो है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और वो जो जिस तरह का समर्थन दिया गया वहाँ पर, देखिए बांग्लादेश का भी कमोबेश जो परिस्थितियाँ हैं हमारे देश जैसी ही हैं, वहाँ भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, वहाँ आपस में कोई टकराव नहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में। लेकिन जब इस तरह की कट्टरपंथी शक्तियाँ जब वहाँ सक्रिय हो जाती हैं तो आज की तरह से जो बगावत हुई है, तो मुझे लगता है कि इस पर हमारी सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जहाँ पर हम एक तरह से सुरक्षित थे, तो वहाँ पर ज़रूरत है आज की डेट में, बजाय इसके कि कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, हम भाई उस तरफ क्यों देखें कि कौन जिम्मेदार है। 1947 में जो जिम्मेदार थे या जो कुछ भी हुआ बंटवारा तो हो ही गया, लेकिन आज की परिस्थिति और उसका प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ता है उस पर भी समझने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज जो बातें आ रही निकल करके, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाया जा सकता है, राजनीतिक दल हैं, हर दल ने कहीं न कहीं कोई न कोई गलती ज़रूर की होगी, ये तो इतिहास है। गलतियां हमेशा जो है भारी पड़ जाती हैं और शायद भारी पड़ी भी हैं, लेकिन आज जो है हमें बांग्लादेश को लेकर के निश्चित रूप से बजाय हिंदू मुस्लिम करने के, बजाय कट्टरपंथ को न रोके जाने पर इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और वहाँ पर भी अमन चैन बहाल होना चाहिए। वहाँ की आवाम जो है कतई इस बात के लिए तैयार नहीं है हमारी समझ से, क्योंकि 1971 में आंदोलन इसी आधार पर हुआ था कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हों। तो शायद आज हमें सोचने की ज़रूरत है, और हम इतिहास के पन्नों को जितना भी खोलेंगे परत दर परत, उतनी ही बातें निकल के सामने आएंगी। और शायद आज हमारे देश को ज़रूरत है, जिस तरह से मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, उसको इन सारी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। बिल्कुल, और उसके लिए सबको एक साथ होकर अपने एक अच्छे विचारों के साथ आना होगा, ना कि हम पुरानी, ठीक है यादों को तो हम यादें, ठीक है कहते हैं यादें ताज़ा होती हैं, याद आती है, ठीक है, लेकिन आप उस पर इतनी भी छींटाकशी मत करिए कि उसी गर्त में चले जाएं। वर्तमान की स्थितियों को लेकर बढ़ना पड़ेगा। चलिए, समय बड़ी तेजी से चल रहा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना है रखिएगा। बिल्कुल, एक सेकेंड दीपक जी, एक छोटा सा सवाल गौरव जी से है, उसी पर आगे बढ़ेंगे और अपनी बात आप लोग जो भी समय मांगेंगे उनको मैं समय दूंगी। गौरव जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की अभी बात निकली है, योगी आदित्यनाथ ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि या तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या तो विलय हो जाएगा, मुझे लगता है यदि आप विलय की तरफ कदम बढ़ाते हैं या कह लीजिए कि कोई परिस्थितियां बनती हैं, क्या इतना आसान होगा? दूसरी चीज, वो आसान या वो दिशा तब तय होगी जब हम बांग्लादेश में जाके हस्तक्षेप करके चीजों को ठीक कर पाए। तो पहले ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है ना। किसी भी समस्या के मूल में जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये वही देश है जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। जरा सर सैयद साहब की किताब दास्ताने गदर को उठा करके पढ़ें और डॉक्टर अंबेडकर की भारत विभाजन को उठा करके पढ़ें। पिक्चर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी, किस तरीके से विभाजन की विभीषिका को 18वीं शताब्दी से ही एक पॉलिसी बना करके, एक नीति बना करके अंग्रेज चल रहे थे और मुसलमानों को हिंदुओं से बांटने का एक बुनियाद उसी समय रख दिया गया था, जिस पॉलिसी को कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ाती है और उसके प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। 1947 में तथाकथित आजादी मिलने के बाद भी जो नेवी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, उनके कोर्ट मार्शल किए गए। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको उग्रवादी बताया गया। 1970 के दशक तक आईएनए के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं मिल पाया। ये कौन सी कांग्रेस राज कर रही थी? ये वही कांग्रेस राज कर रही थी जो माउंटबेटन चर्चिल से जो निर्देश प्राप्त किया था और उसी निर्देशों को आगे बढ़ा रही थी कांग्रेस पार्टी। खुद को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन जो इस देश के लिए लड़ा है उसको एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दी कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी नीति उठा करके देख लीजिए, जातिगत जनगणना 1861 और 1871 के सेंसस को उठा करके देख लीजिए।
हमारे यहाँ जितनी भी जातियां थी सब कामगार जातियां थी और सारी श्रेष्ठ जातियां थी। कहीं भी नीच शब्द का प्रयोग नहीं था। पहली बार नीच शब्द का प्रयोग उस समय किया गया संसद में। और कांग्रेस पार्टी आज भी जातिगत जनगणना की बात करती है। और बांग्लादेश की भी मैं बात करूंगा। हमको 10 सेकंड दीजिए। तभी ब्रिटिश हुकूमत थी, तभी वोट बैंक होता था। जिन्ना भी एक बड़े लीडर थे, मेरी बात को समझिए। और आज भी वही सारी चीजें लीजिए। क्या धर्म के नाम पर राजनीति अभी नहीं हो रही है? 2024 में आध्यात्मिक रूप से पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरा भारत भूखंड एक आध्यात्मिक चेतना का भूखंड है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। वही पाकिस्तान है जहां हमारा तक्षशिला है, वही मूल स्थान है कुश के द्वारा बनाया हुआ जिसको मुल्तान कहते हैं। वहां पर आज भी हमारी शक्ति देवियां हैं, वहां पर बांग्लादेश में ढाकेश्वरी देवी है। इसलिए हमारी सांस्कृतिक एकता उस भूखंड के साथ है। और तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम सांस्कृतिक रूप से एक रूप नहीं हो जाते। और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने का मकसद सिर्फ इतना ही है ना कि उनका वोट बैंक बंटवारा हुआ था, सत्ता की लोलुपता थी, यही कहना चाह रहे हैं आप गौरव जी? जी राखी जी, कांग्रेस के लिए बस यही मानते हैं आप? ये कांग्रेस पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सत्ता की लोलुपता थी, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति थी, इसीलिए ये आरोप कांग्रेस पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी? आज भी वो दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो सर धर्म की राजनीति तो आज भी हो रही है। आज राहुल गांधी जातियों का वोट बैंक का हिस्सा तो हर इलेक्शन में महत्वपूर्ण है। राज्यों को उठा के देख लीजिए। विदेश में जाकर के मांगते हैं कि हमारी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं हमारी सरकार बनाओ, हिंदुओं को उनको हटाओ, हमको लाओ। ये इस तरह की मानसिकता कांग्रेस की है। सत्ता के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकती है। जी मैं क्या कह रही हूँ उसको बदतमीज कर सकती है, तोड़ने की राजनीति कर सकती है। हिंदू बिल्कुल एकदम से रख लिया, बिल्कुल शांत। ठीक है चलिए, समय हो जाएगा ऐसे में। और मेरे सवाल जो मैं कर रही हूँ उसके जवाब नहीं आएंगे। बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपनी बात। राजेश जी पहले आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी आ रही है उसके बाद। राखी जी मैं ये कहना चाह रहा था, आज बड़ बोलेपन के तहत जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी पाकिस्तान के विलय होने की बात कर रहे हैं, दिनेश जी आऊंगे, लेकिन इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आज बांग्लादेश की समस्या जो है वो यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। उस पर आज भारत सर इनकी तो कोई कुबत नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान का विलय होना या बांग्लादेश की समस्या का हल करना यह भारत सरकार के अधीन होता है। भारत सरकार आज बांग्लादेश की समस्या पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनके जान माल को खतरा है, उस पर एक शब्द बोलने को भारत सरकार तैयार नहीं है। जहां जमहूरियत कायम करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है संस्कृति और भारतीय आध्यात्म की वो भूमि बांग्लादेश बंद जो अनुभूति रही उसको सुरक्षित रखा, कायम रखा। आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार जो नुमाइंदे जो इंदिरा गांधी के पदों को आज धारण करके बैठे। सर मैं आप दोनों की बातों को सुन के समझ पा रही हूँ कि बांग्लादेश का क्या होगा और क्या पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होगा और क्या भारत सरकार क्या कर पाएगी, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। रहने दीजिए, बहुत जेन्युइनली सवाल है, बहुत सटीक से सवाल है, उसका जवाब बहुत अच्छे से आ सकता है। पता नहीं क्यों उस पर ऐसा राजनीति बार बार ला रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ 47 में वोट बैंक था तो आज नहीं है क्या वोट बैंक? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे उस चीज को? क्या आज वोट बैंक भी, क्या उस समय भी वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती थी तो आज भी क्या कांग्रेस करती है? बाकी राजनीतिक दल नहीं करते हैं। आज बीजेपी कर रही है। हम राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करते। हाँ दिनेश जी चलिए अपनी बात रखिए। ठीक है सर, देखिए समय हो गया, वैसे भी जो मेहमान जो टाइम मांग रहे हैं प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। दिनेश जी बोलिए। मैं तो आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति करना। गौरव जी प्लीज एक मिनट, गौरव जी आरएसएस अपना पक्ष रखिए, बोलने दीजिए। ये विषय गंभीर है और सबने अपने विचार रखे हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र के सभी माताओं बहनों को, बच्चों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बहुत शक्तिवान मिले, बुद्धि हो, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। और अगला जो वर्ष है कल के बाद जो शुरू होगा स्वतंत्रता दिवस का 79 हुआ, अभी तो 78वां वर्ष हम मना रहे हैं। सबको सुख हो, पूरा राष्ट्र सुखी रहे, अखंड भारत का सपना सब लोग पूरा करें। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दीपक जी अपनी बात रखिए जल्दी से। ठीक है सर, पुनः शुभकामनाएं पूरे राष्ट्र को दीपक जी स्वतंत्रता दिवस। आखिर जी मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, दोबारा से सिर्फ छोटी सी बात के अंदर खत्म करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये इस देश के अंदर एक नारा था जो अरे तो बांटा किसने भाई? आपने सबको अलग अलग धर्म का दर्जा किसने दिया?
आप ये बताइए, आर्य समाज को अलग दे दिया आर्टिकल 25 में, जैन को अलग दे दिया, सिख को अलग दे दिया, ये सब सनातन के अंग है। बांटने का काम आप करिएगा और प्रवचन आप दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं गौरव जी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, आप बात को समझिए। हमें इस देश के अंदर अपनी राजनीति को एजुकेशन पे, हेल्थ पे लाना पड़ेगा। पड़ोस सच्चाई बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सोल्यूशन करना है, वहां पे जाकर के आग में घी नहीं डालना। समझिए इस बात को है। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किस कंट्री का, ये नजर नहीं आ रहा हमें। इसमें सबसे बड़ा रोल चाइना का है। हमें चाइना का बाइकआउट करना है। हम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के लिए? अपना ज्ञान वर्धन करिए। चाइना का रोल नहीं है, आंशिक है चाइना का रोल। आजादी के लिए सब लड़े थे, आजादी के लिए। कोई अकेला एक आदमी नहीं लड़ा था आजादी के लिए। और अगर पाकिस्तान ने पार्टीशन करा उस टाइम पे तो क्या सारे मुसलमान चले गए? कौन सा कांग्रेस का नेता है जो फांसी पे चढ़ा था, बताइए तो। यही तो दंश झेल रहे हैं। जब कौन सा कांग्रेस नेता फांसी पे चढ़ा था? कौन सा क्रांतिवीर था कांग्रेस का, जरा बताइए। तो मुस्लिम की राजनीति, अरे अब माफी वीर लोग बताएंगे कौन केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज भी वही कर रही है। चढ़ाता ये माफी वीर लोग बताएंगे। अरे माफी तो नेहरू जी ने मांगा था, कभी नहीं मांगा था। एक हफ्ते के जेल में सारा कर्म हो गया था। महत्वपूर्ण चैनल को बैठ करके शर्म नहीं आ रही है। देश की नेहरू जी ने मांगा था आजादी के लिए नाखून नहीं कटवाए, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। अब चैनल पर बैठ करके मनमानी बोल रहे हो। एक अच्छा वक्तव्य रखने की बजाय आप लोग कैसी बात कर चैनल पर रहे बैठ हैं? करके मनमानी बोल रही है। राजनीतिक विश्लेषक जो निष्पक्ष है उसको बोलना नहीं। ठीक है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज मोहम्मद कोसर जी थोड़ा जल्दी से। कहना चाहता हूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज जरूरत है, जिस प्रकार से परिस्थितियां देश में बनाई जा रही हैं, बनी हुई हैं, धर्म के आधार पर लोगों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। और अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो जैसा 1921 से लेकर के 1930 तक हुआ था, लगभग वैसी सूरत हाल देश में बनाई जा रही है। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी, समय हो गया। प्लीज, समय ज्यादा हो गया है सर। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड। देखिए राखी जी, ये तो आज की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल सियासी अगर है, सियासत हो रही है, तो इसे थोड़ा हट के भी सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। हम मानते हैं बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, हम भी तो बोल रहे हैं कि गलतियां हुई होंगी, राजनीति में होती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी एक समय मिलता है जब चाहे कोई भी सरकार हो, जो देश में जो भी सरकार हो, उसको समझना चाहिए और परिस्थितियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, निश्चित रूप से भारत सरकार को इस विषय में सोचना होगा, और अगर नहीं सोचे तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विभाजन विभीषिका की बात हो रही थी, यादें होंगी, विभाजन की बात निकलेगी। 47 में क्या हुआ, उसके बाद आज हम 24 में हैं। एक लंबा वक्त हो चुका है। आरोप तब भी वोट बैंक का था, आरोप आज भी वोट बैंक का और दंगों का और सांप्रदायिक तनाव का। लेकिन उन चीजों से क्या कोई बदलाव हुआ है, क्या स्थितियां बदली हैं, ये मुझे लगता है बहुत एक गंभीर सोचने का विषय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।